हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर SA 265 जिसका क्या नाम है कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं, और जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो वो कीवर्ड को समझ के उसको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि दिस इज इसका स्कोप क्या है। तो डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट deficiencies in the internal control that the auditor has identified। अब ये कीवर्ड है कि जो कि ऑडिटर को मिली है, आइडेंटिफाइड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रही थी ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर को कुछ यहाँ पे डेफिशिएंसीज मिली है, उसने आइडेंटिफाई की है इन द इंटरनल कंट्रोल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे और प्रोसीड करने से पहले आपको मैं एक बता देती हूँ उसका प्रोसेस क्या होता है। तो SA 315 के हिसाब से यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे, असेस करे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। अब वो कैसे यहाँ पे असेस करेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, यानी वो उस एंटिटी को समझ के, उस एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझ के, और उस एंटिटी में जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं उसको समझ के वो यहाँ पे असेस करेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। तो अब यहाँ पे ऑडिटर को सारे इंटरनल कंट्रोल कंसीडर करने हैं क्या? तो आंसर विल बी नो। ऑडिटर को केवल वही इंटरनल कंट्रोल देखने हैं, समझने हैं जो कि रेलिवेंट टू ऑडिट है, यानी जो ऑडिट के पर्पस के लिए रेलिवेंट है, केवल वो देखने हैं। तो क्या ऑडिटर को यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी ओपिनियन देना है? तो अगेन आंसर विल बी नो, डेफिनेटली नो। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे ऑडिटर को ओपिनियन नहीं देना है। ऑडिटर का ओपिनियन केवल उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएगा, वो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि इंटरनल कंट्रोल वो देखेगा ही क्यों? तो स्टूडेंट्स, SA 315 के हिसाब से उस एंटिटी को समझने के लिए, उसकी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को समझने के लिए ऑडिटर को उसके एंटिटी को समझना है, उसके एनवायरनमेंट को समझना है, उसमें जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं और उसमें से भी जो रेलिवेंट टू ऑडिट इंटरनल कंट्रोल है, ऑडिटर को केवल वही देखना है। ताकि, अब समझिए, ताकि इसका पर्पस ये है, SA 330 में आगे इसको प्रोसीड किया है, ये यहाँ पे किस तरीके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो उसने 315 में असेस कर ली है, उसके बाद आगे आगे 330 में आके आके ऑडिटर ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 315 में उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया था, 330 में आके वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग। हमने डिटेल में इसकी वीडियो बना रखे हैं 315 330 की, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कितनी करनी है, इसके लिए ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है। यानी आपका जो क्वेश्चन था कि इंटरनल कंट्रोल फिर ऑडिटर चेक ही क्यों करता है, तो वो इसलिए चेक करता है ताकि वो, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल को ही चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे अप्लाई करता है ताकि वो ये देख सके कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी चेकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी इंटरनल कंट्रोल जो उस एंटिटी में लगे हुए वो अच्छे हैं, ऑपरेटिंग है, रॉबस्ट है, अच्छे से इंप्लीमेंट किए हुए हैं, जितने भी मिस स्टेटमेंट है उसको पकड़ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो यानी इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं। तो इसलिए ऑडिटर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग को थोड़ा कम कर देगा, यानी वो थोड़े कम ऑडिट एविडेंस भी लेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि जो रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। वाइस वर्सा अगर हम कोई सिनेरियो लें कि जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं, तो जब ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तब उसको पता चला कि अरे लगे हुए तो हैं लेकिन वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहे हैं, या फिर जहां पर लगे हुए होने चाहिए थे रेलिवेंट टू ऑडिट वो तो लगे हुए नहीं है। तो या तो लगे हुए हैं काम नहीं कर रहे हैं, या फिर लगे हुए ही नहीं है, यानी कुछ डेफिशिएंसी, उसको कुछ सही नहीं मिला, यानी जो इंटरनल कंट्रोल है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग बढ़ा देगा। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल चेक करने का पर्पस ऑडिटर का यही होता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग किस लेवल तक करनी है, किस लेवल तक उसको अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। केवल इसी पर्पस के लिए ऑडिटर यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल चेक करता है। तो ये स्टैंडर्ड्स इसकी बात करता है कि जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, यानी इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा है, केवल इस पर्पस के लिए, ये देखने के लिए कि उसको आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कितने आगे ऑडिट प्रोसीजर और लगाने हैं, क्या वो डिटेल्ड में लगाने हैं या फिर थोड़े कम भी लगाएगा तो चलेगा। तो इस दौरान, यानी इस प्रोसीजर के दौरान अगर ऑडिटर को कोई डेफिशिएंसी, कुछ कमियां मिलती है इंटरनल कंट्रोल में, तो ऑडिटर उसको आगे कम्युनिकेट कर देगा। सिंपल, वो आगे TCWG को और मैनेजमेंट को बता देगा कि भाई क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मुझे कितने ऑडिट प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगाने हैं, तो केवल उस प्रोसीजर के दौरान मुझे आपके इंटरनल कंट्रोल्स में, जो कि केवल वही इंटरनल कंट्रोल जो रेलिवेंट टू ऑडिट है, मुझे उसमें कुछ डेफिशिएंसीज यानी कुछ कमियां मिली है, तो इसलिए मैं आपको
कम्युनिकेट कर रहा हो कि आप इन इंटरनल कंट्रोल्स में जो कमियां हैं उसको देख लीजिए। तो देखिए अब आप, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी जब वो ऑडिट कर रहा था तब उसको ये कमियां मिल गई हैं, एंड दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, यानी ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो जो कमियां मिली हैं, जो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट देयर रिस्पेक्टिव अटेंशन। देयर यानी टीसीडब्ल्यूजी का और मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना वहां पे जरूरी है, वो इस इम्पैक्ट की डेफिशिएंसीज है। अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिशिएंसी हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? डेफिशिएंसी यानी कमी। तो देखिए इसका मतलब यह है अ कंट्रोल इज डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड इन सच अ वे, यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है, ऑपरेट किया हुआ है, यानी है तो सही। इतना तो क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट से, यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल, यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सीसीटीवी, कोई इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ तो है, यानी डिजाइन भी किया हुआ है, सीसीटीवी कैमरास इंप्लीमेंट भी किए हुए हैं, ऑपरेट भी हो रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से हो रहे हैं दैट it is unable to prevent, detect and correct the misstatement in the financial statements on the timely basis। यानी वो सीसीटीवी कैमरा यानी इंटरनल कंट्रोल लगे हुए तो हैं, लेकिन वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि वो पकड़ ही नहीं पा रहे मिस स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पे, तो जो उसको पकड़ने चाहिए, तो इसको माना जाएगा डेफिशिएंसी। और देखिए दूसरा डेफिशिएंसी किसको बोला है ऐसे 265 ने, कि अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द टाइमली बेसिस इज मिसिंग। यानी सीसीटीवी कैमरा यानी जो इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए हमारे एग्जांपल के हिसाब से सीसीटीवी कैमरास, वो जो होने चाहिए वो मिसिंग है, यानी है ही नहीं। तो पहले जो पॉइंट है फर्स्ट वाले पॉइंट में मतलब ये था कि लगे हुए तो हैं, डिजाइन इंप्लीमेंट ऑपरेट तो कर रहा है सीसीटीवी कैमरा यानी इंटरनल कंट्रोल, लेकिन वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि उनका होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा यानी होने चाहिए लेकिन वो है ही नहीं, मिसिंग है, तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं और समझने हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है? तो अ डेफिशिएंसी और द कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल that in the auditor's professional judgment is sufficient of the importance to merit the attention of TCWG। यानी कोई डेफिशिएंसी सिंगली या इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दी अदर डेफिशिएंसी इस लेवल की है, इस इंपॉर्टेंस की है कि उसको ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो आगे उसको कम्युनिकेट करनी है, टीसीडब्ल्यूजी का अटेंशन ड्रॉ करना ही है, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब देखिए दिस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ही हैज आइडेंटिफाइड वन या मोर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, यानी ड्यूरिंग द ऑडिट यहाँ पे ऑडिटर ने कोई आइडेंटिफाई किए क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर का पर्पस थोड़ी था आइडेंटिफाई करना इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी, उसको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना था। तो ऑडिटर तो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या जब वो ऑडिट कर रहा था तो उसने कोई डेफिशिएंसी यहाँ पे आइडेंटिफाई की है क्या इंटरनल कंट्रोल में, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। फिर सेकंड पॉइंट पे ऑडिटर आएगा, अगर हाँ उसको कोई डेफिशिएंसी मिली है तो अब ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअली और इन द कॉम्बिनेशन दे कॉन्स्टिट्यूट, यानी जो डेफिशिएंसी आई है क्या वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या जो उसको मिली है। तो फिर आगे नेक्स्ट ऑडिटर प्रोसीड करेगा, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड टू द टीसीडब्ल्यूजी ऑन द टाइमली बेसिस। यानी जितनी भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट, केवल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिएगा, थर्ड वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिली है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है अभी हमने पढ़ा कि जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसको आगे टीसीडब्ल्यूजी की टुवर्ड्स उसका अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी था। तो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसी डेफिशिएंसी जो है, जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो सकती है, इसलिए उसको टीसीडब्ल्यूजी को बताना ही है, तो वो कहलाती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो वो टीसीडब्ल्यूजी को ऑडिटर इसका कम्युनिकेशन देगा। फोर्थ वाला पॉइंट, अब द ऑडिटर शैल आल्सो कम्युनिकेट, यानी थर्ड वाले पॉइंट में तो उसने बता दिया जितनी भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। अब ऑडिटर आल्सो कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट, अब वो मैनेजमेंट को क्या बताएगा? दोनों बताएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैनेजमेंट को इन राइटिंग में, अगेन इन राइटिंग, दोनों में ध्यान से समझिएगा, इन राइटिंग बताएगा, ये ओरल वाली बात नहीं हो रही है, लिखित में, यानी इन राइटिंग बताएगा टीसीडब्ल्यूजी को, और मैनेजमेंट को भी इन राइटिंग बताएगा, मैनेजमेंट को दोनों बताएगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में बताएगा और अदर डेफिशिएंसीज के बारे में भी बताएगा। लास्ट पॉइंट देखिएगा, द रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन जो अभी मैंने बताया कि राइटिंग में बताएगा, तो राइटिंग में क्या होगा? वो रिटन कम्युनिकेशन जो होगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए डेफिशिएंसी का कि कमी है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पॉसिबल इफेक्ट, यानी जो हमने एग्जांपल लिया सीसीटीवी कैमरा में अगर कोई डेफिशिएंसी है
तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पहले तो ऑडिटर ये बताएगा। फिर बताएगा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इनेबल द TCWG एंड द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी किस रेफरेंस में ऑडिटर हमें कम्युनिकेशन करना चाह रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर बताएगा। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑडिटर ये बताएगा, जो हमने अभी पूरी इसमें स्टोरी समझी, पूरा इसका पूरा प्रोसेस समझा कि यहाँ पे ऑडिट का पर्पस केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट करना था। ऑडिटर ये जो रिटन कम्युनिकेशन करेगा इसमें जरूर बताएगा कि इंटरनल कंट्रोल को के ऊपर ओपिनियन देना यहाँ पे ऑडिटर का पर्पस नहीं होता है। यहाँ पे हम इसलिए केवल कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग दी ऑडिट हमें कुछ डेफिशिएंसीज मिल गई हैं, और वो भी केवल हमने वो इंटरनल कंट्रोल देखे हैं जो कि रेलिवेंट टू ऑडिट है, और ड्यूरिंग दी ऑडिट हमें जो डेफिशिएंसी मिली हम केवल इसलिए उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे ऑडिट का जो पर्पस होता है वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देना नहीं होता है। हमें जो कमियां मिली हैं हम आपको वो राइटिंग में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है केवल वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है SA 265 ने ऑडिटर के ऊपर डाली है। एज सच ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अपना ओपिनियन दे, इसलिए यहाँ पे केवल कम्युनिकेशन जरूरी है, जो कि राइटिंग में कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। तो ऑडिटर इस हिसाब से अपना रिटन कम्युनिकेशन तैयार करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा SA 265। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।